हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, इसके सारे ही एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर रहे हैं। हर चैप्टर के एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 तक कर लिया है। इवन हमने चैप्टर नंबर 9 का भी जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको दिया गया है MCQ, उसे भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे आगे के एक्सरसाइज को, जो कि फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि हर चैप्टर में होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा एक्सरसाइज जो है वो है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, क्योंकि MCQ तो हमने कर लिया है ना, तो फिल इन द ब्लैंक से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपको दिया गया है, इन स्टेट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देयर इज डैश कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि फुल्ली एम्प्लॉय नहीं हुआ है ना। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, देयर इज अनयूटिलाइज्ड, है ना। फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है मतलब देयर इज अनयूटिलाइज कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, अभी और उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। यानी कि जब पीपल खुद ही अपने से चूज़ करते हैं कि उनको अनएम्प्लॉयड रहना है, तो उस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी या फिर अनवॉलंटरी। तो इसे हम कहेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद द चेंजिंग इन जॉब ऑफ द डायनामिक इकोनॉमी। इसके बारे में हमने MCQ में अच्छे से बात किया था कि जब आप जॉब को चेंज करते हैं तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। डैश इन द टैक्स रेट लीव्स लेसर डिस्पोजेबल इनकम विथ द पीपल। क्या बोला गया है आपको, डैश इन द टैक्स रेट लीव्स लेसर डिस्पोजेबल इनकम विथ द पीपल। अच्छा, लेसर डिस्पोजेबल इनकम, तो जाहिर सी बात है कि जब इन टैक्स का रेट क्या होगा, जब टैक्स रेट ज़्यादा होगा तभी तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्च करने के लिए कम पैसे होंगे। ठीक है, लेसर बोला है ना, कम पैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश डिमांड जनरेट प्रेशर ऑन डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्सेस डिमांड, है ना। एक्सेस डिमांड जनरेट प्रेशर ऑन द डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्स। जब आपका डिमांड बहुत ज़्यादा होगा तो आप प्रेशर बनाएंगे कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसी से ही क्या किया जा सके, डिमांड को फुलफिल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पोर्ट्स आर ए डैश कंपोनेंट ऑफ AD। तो इम्पोर्ट कैसा कंपोनेंट है, इम्पोर्ट हमारा नेगेटिव कंपोनेंट है ना AD का, यानी कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, डैश गैप इज मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द प्लान्ड AD विच इज़ बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड AD इज करस्पॉन्ड टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर क्या बोला गया है, उस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे जो कि बताता है प्लान्ड AD और फुल एम्प्लॉयमेंट AD, है ना। हम MCQ में भी ये क्वेश्चन दिया गया था। क्या क्वेश्चन, कि जो AD है आपका, AD फुल एम्प्लॉयमेंट माइनस ADP, यानी कि जो प्लान्ड AD है और फुल एम्प्लॉयमेंट AD के बीच का जो गैप है, इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशनरी। क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, there is unemployment or underemployment in the economy is a situation of what, is a situation of deflationary gap। ठीक है, इसमें तो और कुछ सोचना ही नहीं है, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश पॉलिसी रेफर टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है ना, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल पॉलिसी। अगर RBI करती तो मॉनेटरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिजर्व रेपो रेट इज डैश बाय द RBI इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो क्या करेगी, एक मिनट, ऑप्शन क्या क्या है, रेज और रिड्यूस। अच्छा, बढ़ाएगी कि घटाएगी, तो रिजर्व रेपो रेट रेज्ड बाय द RBI इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, है ना। यानी कि जब उनको मार्केट में क्या करना है, कि अवेलेबल करना है क्रेडिट को, तो जाहिर सी बात है कि वो जो रेपो रेट है, रिजर्व रेपो रेट है, रेपो रेट नहीं है, रिजर्व रेपो रेट है, उससे वो बढ़ाएगी, रेस्ट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा ट्रू फॉल्स, देखते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट ट्रू फॉल्स में है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी व्हेन AD इक्वल टू AS अलॉन्ग विद द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। बिल्कुल, AD और AS जब हमारा इक्वल है तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, ट्रू। नेक्स्ट है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन ऑफ द फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। हाँ, सही बात है, आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, मैंने आपको बताया है कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का ही क्या होता है, समअप होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी है ट्रू।
क्वेश्चन नंबर 3 है, a rise in the government consumption expenditure lead to cut in AD। अगर क्या गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी तो क्या एडी घटेगा? नहीं, एडी तो बढ़ेगा ना। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एडी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एडी के बीच में। नेक्स्ट देखेंगे, एडी इज डेफिशिएंट व्हेन देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। एडी क्या कम होगा जब एक्सेस कैपेसिटी होगा इन द इकोनॉमी में? क्यों कम होगा भाई? जब एक्सेस कैपेसिटी है तो जाहिर सी बात है कि एडी तो ज़्यादा होगा ना। तो ये स्टेटमेंट, एक मिनट, एडी इज़ डेफिशिएंट व्हेन देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। एडी इज़ डेफिशिएंट व्हेन देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। जब एक्सेस कैपेसिटी होगा इकोनॉमी में तो एडी क्या कम होगा? मुझे लगता है मैं कंफ्यूज हो गई। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसको फिर से दोबारा से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द प्राइस लेवल डज नॉट राइज। जब एक्सेस डिमांड होगा तो प्राइस लेवल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा तभी तो इन्फ्लेशन आता है। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। यहाँ पे नॉट लगा के कर दिया गड़बड़, वरना वो ठीक था। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर इन टर्म ऑफ एक्सेस डिमांड। जब डिफ्लेशनरी गैप हम लोग कब मेजर करते हैं? जब एक्सेस डिमांड होता है। एक्सेस डिमांड जब होता है तब तो हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप को देखते हैं ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड। ट्रू। ये तो टैक्सेस तो हमारा कंपल्सरी पेमेंट है ना। हायर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द आरबीआई रिलीज द ग्रेटर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। क्या बोला है आपको? जो हायर बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द आरबीआई रिलीज द, हाँ जाहिर सी बात है कि जब बोरो करेगी गवर्नमेंट तो फिर से लिक्विडिटी बढ़ेगा। तो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 है, मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या मॉनेटरी पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी बोलते हैं? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और बजटरी पॉलिसी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, CRR इज रेज टू इंक्रीज द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। CRR बढ़ेगा तो क्या क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ेगा? नहीं, अगर CRR घटेगा तब ना क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा जी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिजर्व करके रखोगे तो फिर कहाँ से क्रेडिट क्रिएट होगा? तो ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा मैचिंग है। एक्चुअली में मैचिंग भी नहीं है, यहाँ पर करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट बताना है आपको। चलिए देखते हैं क्या है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं, ये तो मैंने आपको MCQ जो हम सॉल्व करते उस वक्त बताया था कि अंडर का मतलब नो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है ना। नहीं, ये भी गलत है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ देखिए, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि जो लोग वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं उन्हें तो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं ये करते हैं ना। वो तो अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि वैसे अनएम्प्लॉयड लोग जो कि इनवॉलेंट्री है ना, जो कि नहीं मतलब चाहते हैं कि जॉब हो लेकिन जॉब नहीं है उनके पास। 4 नंबर में देखें तो ऑप्शन नंबर C तो हमारे यहाँ पर सही है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं, ये भी हमने MCQ में किया था। बहुत सारी चीज़ें ना सेम एक्सरसाइज रिपीट हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखेंगे 2 मैच द फॉलोइंग है ना, यहाँ पर मैचिंग दिया गया है आपको। फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि नो एक्सेस कैपेसिटी है ना, मार्केट में कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, हर चीज़ फुल्ली एम्प्लॉयड है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन ये करता है? इन्फ्लेशनरी गैप, अंडर एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल। हाँ, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन परस्यू करता है? बाय द सेंट्रल बैंक। 3rd नंबर में है एक्सेस डिमांड का क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है क्या है यहाँ पर? इन्फ्लेशनरी गैप है। और शॉर्टेज ऑफ डिमांड का मतलब हो गया कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन नंबर A का हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर A का 3। ठीक है। B का देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी है हमारा 4, तो ये तो 4 नहीं है जी, ये 4। हाँ ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर C शायद सही जा रहा है ना। C का हो गया 1, हाँ। D का हो गया 2, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर C हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।